देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं टीपू सुल्तान जी के बारे में। ठीक है, तो टीपू सुल्तान जी के पिताजी का नाम हैदर अली था। ठीक है, वो मैसूर के बहुत बड़े किंगडम थे एक टाइम पे। ठीक है, और उनकी माता जी का नाम फातिमा था। उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको 1750 में। और एक वो बहुत एजुकेटेड आप बोल सकते हो वो लीडर थे। और एजुकेटेड के साथ साथ उन्हें बहुत अच्छे से साइंस और टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट होता था। वो अगर उनके टीपू सुल्तान के बारे में देखें तो टीपू सुल्तान बहुत अच्छे तरीके से अरबिक, फारसीज, पर्शियंस, कैनरीज और उर्दू लैंग्वेज को जानते थे। ऑल्दो वो हिंदी को नहीं जानते थे, बट इन सारी जो भाषाएं थी उस टाइम पे, जो साउथ इंडिया में कैनरीज चलती थी, अरबिक, पर्शियन, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम रूल जो है ना बहुत चरम पे था पूरे वर्ल्ड में। स्पेशली अगर आप सेंट्रल एशिया की बात करो और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे वो बहुत बड़े वॉरियर थे। और उन्हें एक तरह से आप बोल सकते हो इनके वॉरियर जो एक सुपर स्ट्रेंथ था इनको वॉरियरनेस का, उसके कारण से उन्हें टाइगर ऑफ द मैसूर भी कहा जाता था। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने स्ट्रेटेजिकली फ्रेंच फोर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ किया। अपनी आर्मी को स्ट्रेंथ करने के लिए उन्होंने फ्रेंच फोर्स की मदद की। और उन्होंने फ्रेंच फोर्स की मदद से उन्होंने सेरिंगपट्टनम, आपको पता होगा कि जब फोर्थ जो आपका मराठा और एक तरह से बोल सकते हो अंग्रेज़ की लड़ाई होगी, फोर्थ बैटल सेरिंगपट्टनम में, जहाँ पे टीपू सुल्तान ऑल्दो हार जाते हैं और उसके बाद जो है ना ब्रिटिश हुकूमत की राज होती है। तो उनसे पहले टीपू सुल्तान जी ने क्या किया था कि वो यूरोपियन, खास करके फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच और एंग्लो का राइवलरी चल रहा था उस टाइम पे, तो फ्रेंच की मदद से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अपने सोल्जर को ट्रेन करने के लिए फ्रेंच ऑफिसर्स के हेल्प से एक 1796 में एक बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी, क्योंकि उनका जो इम्पोर्टेंस था वो था कि नेवी को किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है और फ्रेंच बहुत माहिर थे इसमें। तो उन्होंने क्या किया, आपको फ्रेंच ऑफिसर्स की मदद से 1796 में उन्होंने एक बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी को प्लान किया। और 22 बैटल शिप्स का, आपको याद होना चाहिए उस टाइम पे 22 बैटल शिप्स एंड 20 लार्जेस्ट फ्रीगेट। एक्चुअली फ्रीगेट क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी बैटल शिप्स जाती है, युद्धपोत जाता है, लड़ाकू युद्धपोत, तो उसके पीछे से जो है ना कुछ सपोर्टिव फ्रीगेट्स होती हैं। ऑल्दो ये छोटा होता है, ठीक है, बैटल शिप से, तो वो भी साथ साथ था। और उन्होंने 3 डॉक्स बनाए। डॉक्स आपको पता है जहाँ पे शिप जो है ना आकर के स्टे करती है, उसकी मेंटेनेंस करवाई जाती है, चेकअप्स होते हैं। तो वो 3 जो उनके आप बोल सकते हो डॉक्स थे, वो मैंगलोर था, और एक था आपका वलीदाबाद, ठीक है, और एक था आपका मौलिदाबाद, ठीक है। बट ये अल्टीमेटली फेल हो गया, क्योंकि आपको पता है कि तब तक फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में जो है ना सहमति बन गई थी, ठीक है, और जिसके कारण से आपको टीपू सुल्तान को बाद में उनकी डेथ भी हो गई युद्ध लड़ते हुए। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े पैट्रन थे, बहुत बड़े सपोर्टिव थे, और इन्हें क्रेडिट दिया जाता है एज अ पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी, एज अ पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ऑल्दो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को नेवी जो एक तरह से बोल सकते हैं नेवी के ऑफिशियल्स है, वो रिस्पेक्टिवली टीपू सुल्तान जी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो पहले आकर के उन्होंने अपने नेवल फ्लीट को अच्छा करने की योजना बनाई थी, ठीक है, और उन्होंने उस टाइम पे ही नेवी का इम्पोर्टेंस समझ लिया था। तो इसे पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। और ये लिखे भी थे, इनकी एक बुक भी आई थी रॉकेट टेक्नोलॉजी, इसका नाम था अ मिलिट्री मैनुअल एक्सप्लेनिंग द ऑपरेशन ऑफ रॉकेट। और वो एक पायनियर थे सेरिकल्चर। देखिए, सेरिकल्चर ये बोलते हैं, सिंस आपको पता है कि हमारा जो सॉदर्न इंडिया है कॉटन को बहुत ज़्यादा एक तरह से आप बोल सकते हो कॉटन या कपड़ों से जो निर्मित जो भी चीज़ होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटी देते हैं। तो सेरिकल्चर में क्या होता है कि जो आपकी सिल्क है, सिल्क आपको पता होगा कि मलबरी की ट्री होती है, और उस पे जो है ना वर्म्स, कीड़े बैठते हैं। तो
उनको प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प किए थे सेरिकल्चर में, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ऑल्दो कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़े लवर थे डेमोक्रेसी के और ग्रेट डिप्लोमेट थे, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उनके मतलब फ्रेंच के सपोर्ट से उन्होंने एक सेरिंगपट्टनम में जैकोब क्लब 1797 में उन्होंने सेटअप किया था। बल्कि ये भी उस टाइम पे आप बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक थॉट्स के तो वो सपोर्टिव थे। उन्होंने क्लब बनाया, वहाँ पे लोग जा कर के मिलजुल सकते, एक दूसरे से अपने विचार रख सकते हैं। बट उसी टाइम पे ये देखा गया कि उन्होंने आप बोल सकते हैं कि खुद वो मेंबर भी थे जैकोब क्लब के, और इस कारण से उन्हें एक तरह से कभी कभी सिटीजन्स टिपू भी कहा जाता है, क्योंकि यूजुअली इंडिया में उस टाइम पे नहीं देखा जाता था कि कोई राजा और महाराजा जो है ना आपको एक कॉमन सेरेमनी में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई स्पेशल फंक्शन न चल रहा हो तो आते थे। तो वो हमेशा उस जैकोब क्लब में मिलने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे उन्होंने एक द ट्री ऑफ लिबर्टी भी वहाँ पे इंस्टॉल किया था, ठीक है, जिस सेरिंगपट्टनम में, ठीक है। बट आपको ध्यान देना चाहिए कि सिंस वो हमारे हिस्टोरिक फैक्ट्स है, बिफोर इंडिपेंडेंस है, तो ज़्यादातर जो आप बोल सकते हो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो बेसिकली दोनों तरीके से लिखे जाते थे। एक तो नेशनलिस्ट विचारधारा के लोग लिखते थे और एक फॉरेनर लिखते थे। तो फॉरेनर यूजुअली अपनी महिमा मंडन करते थे अपनी, कि हम बहुत अच्छे तरीके से इंडिया पे रूल कर रहे हैं, हमारा जो लॉ है, हम इंडिया को एक तरह से सिविलाइज्ड बनाना चाहते हैं। तो वो यूजुअली जो भी वॉरियर या जो लड़ने वाले थे भारतीय, उनके खिलाफ वो ज़्यादातर निगेटिव थॉट से लिखे थे। तो उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स यूजुअली उन्हें बिगोटेड मोनार्क बोलते थे, और ये एस्टिमेशन फुली करेक्ट नहीं बैठता टीपू सुल्तान को, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर वो देखिए कोई भी हिस्ट्री होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग होता है। तो इनका जो फैक्ट्स था कि वो एक बिगोटेड मोनार्क है, वो कहीं ना कहीं कम्प्लीटली जो है ना एक टीपू सुल्तान के पिक्चर्स को रेक्टिफाई नहीं करता। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ऑल्दो उन्होंने हिंदू जो कुर्ग्स और नायर्स थे, ठीक है, तो आप ठीक है, कुर्ग्स और जो नायर थे केल्डा रीजन में उस टाइम पे, उस पर अत्याचार किया था। उन्हें एक तरह से आप बोल सकते हैं मारने की कोशिश की गई थी, बट साथ साथ उन्होंने मुस्लिम को भी नहीं छोड़ा था। तो थोड़ी एक ऐसी लगती है कि अगर वो बिहाफ ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर, वो अगर किसी को अगर मास एग्जीक्यूशन करेंगे, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि केवल धर्म को, क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए, क्योंकि मुस्लिम में जो मोपला थे वहाँ पे पीजेंट थे, किसान के समुदाय से बिलोंग करते थे, मुस्लिम जाति के, तो उन पे भी इन्होंने क्या किया था, एक तरह से अत्याचार किया था। जब वो अटैक कर रहे थे सॉदर्न इंडिया पे, ठीक है, तो उन्होंने केरला में एक मंदिर था, ठीक है, केरला में एक मंदिर था जिसका नाम था आपको श्रृंगेरी टेम्पल, उसको भी उन्होंने डैमेज किया था। जब वो क्योंकि उससे पहले जब टीपू सुल्तान का राज होने वाला था, तो उस टाइम पे ये जो केरला साउथ वाली जो, क्योंकि ये श्रृंगेरी जो टेम्पल है ये एक तरह से आप बोल सकते हैं नॉर्दर्न केरला में, जो महाराष्ट्र के नज़दीक है, तो मराठा एम्पायर में ये सब आते थे। बट साथ साथ ये भी बोला जाता है कि उन्होंने प्रोटेक्ट भी किया हिंदू टेम्पल्स को। गॉडेस शारदा के टेम्पल थे, उनको उन्होंने प्रोटेक्ट भी, इंस्टॉल भी किया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई भी मतलब लीडर, अगर कोई भी लीडर आपको दोनों तरफ कहीं पार्शियलिटी नज़र नहीं, देखिए आपको पता है कि अगर कोई आदमी इतना स्ट्रांग रहेगा, और सत्ता एक ऐसी चीज़ होती है कि कभी कभी आपको जो है ना, आप ये बोल सकते हो कि जब भी आपके रूल्स और रेगुलेशन को कोई आदमी या कुछ ग्रुप्स अगर उन्हें नहीं मानते हैं, तो वो उसे दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने किया, बट किसी एक पार्टिकुलर आप बोल सकते हो जाति धर्म के खिलाफ नहीं था। उस टाइम पे जो दो डोमिनेटेड आप बोल सकते हो जो भी ग्रुप्स थे रिलीजियस, हिंदू और मुस्लिम, उन्होंने उन दोनों को दबाने की कोशिश की जो उनके रूल्स के अगेंस्ट जा रहे थे। तो ये कुछ नॉलेज थी टीपू सुल्तान के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।